हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की क्लास में आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के लिए। क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से प्रोबेबिलिटी समझनी है उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार पहले ना 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो है वो एक बार देख लो, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लो, बट उसको देख लो एक बार, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। देन फिर आ जाओ 12th वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी पे। और 12th वाली क्लास के जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये 3 टॉपिक्स आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में पक्के से हम करने वाले हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड जो रैंडम वेरिएबल वाला जो पार्ट है लास्ट में, इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। वो 3 टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है ना बहुत ही रिक्वेस्ट पे वीडियो बनी है भाई, कि यार सारे बच्चे बोल रहे थे इतने दिनों से कि सर प्रोबेबिलिटी करा दो, प्रोबेबिलिटी करा दो। तो लो, आज आ गया वो दिन जब हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को बहुत ही आसान, विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखो यार, जो बिल्कुल बेसिक वाला जो पार्ट है, बेसिक वाले से मतलब है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है वो सभी को आता ही है ना। इसमें यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। अच्छा, यूनियन का मतलब ये तो बताइए ना तुम्हें कि यूनियन मतलब जहां पे भी ईदर और आ जाए, है ना। ईदर और वाले पार्ट में आपको यूनियन करना है, एंड वाले पार्ट में आपको इंटरसेक्शन करना है। देन फिर आता है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, वो सभी को क्लियर है। क्या है प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन? बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बिल्कुल, तो बेसिक डेफिनेशन कहती है आपकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से ई यहाँ पे इवेंट है, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, ई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमारे पास? एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई जो कि फेवर में होंगे, और अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट मीन्स टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जिस भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने हैं, डिवाइडेड बाय कि टोटल हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, जहां पे हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये है। अब जब हम 12th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं तो सीधे सीधे आता है हमारे पास क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आता है हमारे पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसा कि नाम से थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा होगा आपको कि एक प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम किसी कंडीशन के साथ बात कर। अब ये किस तरह की कंडीशन है, बात को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक। तो एग्जांपल क्या है कि सपोज करो कि जो है 2 दोस्त हैं, आनंद और भव्य, ठीक है। अब आनंद और भव्य जो 2 दोस्त हैं, उसमें से जो आनंद है वो भव्य के घर पे जा रहा है। तो भव्य क्या है यार, खाली बैठा हुआ है, वेला है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है कि भाई क्या करूँ, जेई का रिजल्ट तो आ गया है बट परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है ना। तो क्या कर रहा है वो, उसके पास एक डाइस है और डाइस को रोल किए जा, डाइस को वो रोल किए जा रहे हैं। अब डाइस को जब वो रोल कर रहा था तो इतने में आता है आनंद। आनंद बोलता भाई क्या कर रहा है यार, डाइस को रोल कर रहा था, अभी भी तेरे आने से जस्ट पहले ना डाई पे एक नंबर आया जो कि प्राइम नंबर था। कौन सा नंबर था? प्राइम नंबर। भव्य ने उसे बताया आनंद को कि भाई डाई पे जो नंबर आया वो क्या आया है? प्राइम नंबर आया है। अब वो आनंद से पूछता है कि बता क्या चांसेस हैं कि वो जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, वो जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो 2 बातें हो गई यहाँ पे। एक, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है उसने, भव्य ने एक इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको, क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कि प्राइम नंबर आया, ठीक है। और उससे क्या पूछा गया है कि बता क्या चांसेस हैं कि वो जो नंबर मेरा आया है वो 4 से बड़ा है। 4 से बोला था, 3 से बोला था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात सेम ही आ जाएगी वहां पे भी, ठीक है, कि वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ए और बी 2 बातें लिखी मैंने यहाँ पे। ए बोला क्या? प्राइम नंबर आना। अब प्राइम नंबर आने का मतलब, इसका मतलब भव्य का क्या नंबर आया होगा? इधर 2 और 3 और 5, यही आए होंगे ना भाई, ठीक है। 2 3 5 प्राइम नंबर यही है डाइस वाले, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा था वो, कि नंबर इज ग्रेटर देन 3।
तो नंबर 3 से बड़े अगर मैं देखूं तो कौन कौन से हैं वैसे, 4, 5 और 6। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो जरा कि अगर भव्य ने ये प्राइम नंबर वाली बात नहीं बताई होती और आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाता कि भैया कि एक इवेंट होना है क्या 3 से बड़े नंबर आने का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे आप? 3/6। अगर मैं सिंपली बी की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो दैट द आंसर विल बी 3/6 यानी कि 1/8। बट अब ये भव्य ने थोड़ी सी बीच में टांग अड़ा दी है। किस बात को लेके? उसने ये बता दिया कि भाई मेरा ना प्राइम नंबर आ चुका है, अब बता कि नंबर 3 से बड़ा आया उसके क्या चांसेस है। तो जब यार ये बात कंफर्म हो गई कि प्राइम नंबर आ गया है तो माइंड में एक ही बत्ती जलेगी कि यार या तो 2 आया होगा या फिर 3 आया होगा या फिर 5 आया होगा। बात समझ रहे हो? या तो 2 आया होगा या फिर 3 आया होगा या 5 आया होगा। तो आनंद सोचेगा यार इन 3 में से कोई एक नंबर आया है पक्के से। मतलब आनंद के लिए ये जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें से अब वो सोचेगा कि यार 3 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है सिर्फ। इसमें से सोचेगा ना कि 3 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। तो उसके फेवर में कौन हुआ? ओनली 5 यानी कि 1 केसेस। कौन सा केस? 5 वाला। और टोटल कितने हैं उसके लिए? टोटल कितने हैं? 3 है ना। 6 कहां से हो गए भाई? अरे आनंद के माइंड में क्या बत्ती जली जैसे उसने बता दिया कि प्राइम नंबर आया, भाई या तो 2 आया होगा या फिर 3 आया होगा या फिर 5 आया होगा। ये 3 ही दो ना यार। तुम 1, 4 और 6 के बारे में थोड़ी ना सोचोगे। जब आपको ये बता दिया है कि प्राइम नंबर आ चुका है तो आपके माइंड में तो यही बत्ती जलनी है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक और बत्ती जलानी थी क्या? कि 3 से बड़ा नंबर सोचना था। तो 3 से बड़ा नंबर आप क्या बोलोगे कि यार ये तो 5 ही है सिर्फ 3 से बड़े नंबर्स में। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे प्रोबेबिलिटी फिर? कि 1/3। आर यू गेटिंग? अब ये जो 1/3 प्रोबेबिलिटी है वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3 ना। सेम बात की प्रोबेबिलिटी है, बट विद द कंडीशन कि भैया प्राइम नंबर आ चुका है। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट कब? जब ए इवेंट हो चुका है। उसको हम नोटेशन में कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। और इसी को बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B when event A has already occurred। बात समझेगा? अब इसके लिए आपने आंसर क्या किया? 1/3। इसमें कोई डाउट पहले ही बताएं। ये 1 किस लिए? क्योंकि फेवर में था 1। 5 वाला जो आउटकम है वो हमारे फेवर में है। और ये 3 किस लिए? क्योंकि हमारे इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आएगा आफ्टर दैट कि भैया ये इवेंट हो चुका है। तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये। क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसी बात को अब हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस बात को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? हम एक फॉर्मूले में। तो समझते हैं कैसे फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो समझते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं आपको ही बोलता हूँ यार सब कुछ भूल जाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह। 1 मिनट के लिए बहुत सिंपल सी बात पे आते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। हमने कहा डाइस को ही रोल करना। डाइस को रोल किया तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, आपने इवेंट बोल दिया गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 में कौन कौन आ गए आपके? 1 और 2 आ गए। लेस देन 3 में 1, 2 आ गए। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है आपको। तो आप बोलोगे 2/6। राइट, यही करते हो ना आप लोग? बिल्कुल। बट इसके लिए फॉर्मूला क्या सोचा है आपने? n/a अपॉन में n/s। यही सोचा हुआ है। ठीक है, मैं अगर ये कहूं आपको कि यार na नहीं होता है एक्चुअल में, ऊपर पता क्या होता है? n ऑफ, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना n/e, नहीं n/e होता ही नहीं है। होता क्या है ऊपर? n/e इंटरसेक्शन है। एक्चुअल में ये होता है। अब बोलोगे सर ये तो हमने मतलब क्या ही पढ़ा रहे हो आप, ये तो होता ही है। अरे भाई e इंटरसेक्शन s भी तो e ही होगा ना। s क्या है? पूरा सैंपल स्पेस है। s क्या है? पूरा सैंपल स्पेस। और उसी के अंदर e होता है इवेंट। तो e और s का इंटरसेक्शन कौन है? e ही तो है। बट फॉर्मूला हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये वाली जो फीलिंग है वो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही वाली फीलिंग आपको यूज करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको ये वाली फीलिंग यूज करनी है। कैसे?
हम क्या बोल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में, पर ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। ए की जगह में क्या बोलना चाह रहा था, ए इंटरसेक्शन एस और अपॉन में टोटल, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो बुराई तो नहीं है यार। ठीक है बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने जैसे ही बोला, इनकी भव्य ने जैसे ही बताया कि भाई प्राइम नंबर आ रहा है, तो बत्ती क्या जली यार, 2 3 5 में से कोई आया होगा। तो मतलब आनंद के लिए देखो, भव्य जब तक आनंद नहीं आया था, ठीक है, जब तक वो रोल किए जा रहा था, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6। भव्य ने आनंद को बताया कि भाई मेरा प्राइम नंबर आया है, तो आनंद के लिए प्राइम नंबर्स का आना क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि नया सैंपल स्पेस बन गया हमारा। कौन, ए इवेंट के फेवर में जो है ना, जो हो चुका है इवेंट, जो बता दिया है, जो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स नीचे आ गया हमारे पास एन ऑफ ए, नीचे क्या आ गया हमारे पास, एन ऑफ ए। अब ऊपर सोचते हैं, ऊपर क्या हो रहा है कि यार अब वो बी इवेंट तो देख लेगा, ठीक है, बी इवेंट नंबर ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 5 6, बट फाइनली ये सोचेगा यार 4 5 6 तो ठीक है, 3 से बड़े होते हैं, बट क्योंकि मेरे पास तो सारी पॉसिबिलिटी ही 2 3 5 की है, तो 2 3 5 में से 2 3 5 में से इसके फेवर में कौन है, ये तो सोच रहे हो ना आप। तो इसके फेवर में वही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। बात समझे है नहीं भाई, इस बी के फेवर में वही तो आउटकम होगा ना, ए में से जो ए और बी में दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, इंटरसेक्शन, सेट्स की फॉर्म में। तो यहां पे ऊपर क्या आएगा बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बात समझे, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात हमें क्लियर है, क्या ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बातों पे ध्यान देना है कि वो किस तरह से आपसे पूछ रहा है कुछ। ठीक है, अब एक बात और समझो कि क्या यार इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं इस फॉर्मूले को, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं एन एस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क पड़ा वैसे ये बताओ। चलो नहीं पड़ा ना, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है जी, अब आप देखो यार कि अगर किसी भी इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं और अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, तो वो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अरे प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला एन ई अपॉन में एन एस, तो ई कौन है यहाँ पे, ये है, और एन एस तो ये है, एन ई अपॉन में एन एस, तो क्या बन गया, वो प्रोबेबिलिटी बन गया किसका, ई का। ई कौन है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में ऐसे ही ये क्या बन गया बताओ, पी ऑफ ए। तो सेम फॉर्मूले में अगर आप n लगाते हो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हो तो भी सही है, और n की जगह क्या लिखते हो, p लिखते हो प्रोबेबिलिटी वाला, तो भी सही है। तो p ऑफ b बाई ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में और इधर आपका प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, जैसे भी आप लिखना चाहो दोनों ही सही। तो फाइनली अब मैं ये बोल सकता हूं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, अभी मैंने जो पीछे लिखा था आई थिंक वो लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, राइट। तो ए बाई बी हो या बी बाई ए हो, एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि करना क्या है कि ऊपर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। ऊपर क्या लिखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें चाहे हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखें, राइट। अपॉन में क्या करना है, जो हो चुका है, कौन हो चुका है यहाँ पे, बी। ए बाई बी का मतलब हो गया ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया एन ऑफ बी, और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो पी ऑफ बी। सिमिलरली अगर मेरे पास बी बाय ए होगा तो मैं लिखूंगा नीचे ए लिखूंगा, ठीक है, एन ऑफ ए नीचे आएगा, पी ऑफ ए नीचे आएगा, इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, एन के केस में एन लिख दो, पी के केस में पी लिख दो। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, राइट। ठीक है, अब एक और देखते हैं फॉर्मूला 4 कि भैया ऊपर और नीचे दोनों ही डैश आ जाए, दोनों ही क्या आ जाए, डैश है। मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब बी का ना होना हुआ, मतलब बी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलोगे आप यार, इसके लिए आप बोलोगे कि यार ऊपर हम लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, लिख सकते हैं।
सेम फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब ये मेरा ए है एक तरह से और ये मेरा बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में नीचे वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए का ना होना एज वेल एज बी का भी ना होना। तो कौन से वाला पार्ट हो गया, ये बाहर बार वाला। अब बाहर वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, जल्दी से बताओ। 1 में से माइनस करोगे किसको, यूनियन को, राइट, पूरे दोनों सर्कल्स को, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस में पी। तो इस तरह से आप जो है फॉर्मूले किसी भी टर्म के लिए बना सकते हैं इजीली। मान लो अगर यहाँ पे आता है ए डैश ऊपर आ जाता और नीचे सिर्फ बी आता, नीचे सिर्फ बी आता, तो क्या बनता सोचो अब, ये बन जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, यहाँ पे बना कि ए का ना होना बी का होना, कौन सा वाला पार्ट है, ए का ना होना और बी का होना, तो ये वाला पार्ट हो गया, बी का होना ए का ना होना, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलोगे, टोटल बी में से, टोटल बी में से क्या माइनस करना है आपको, इंटरसेक्शन माइनस करना है, ठीक है। अपॉन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। इसका मतलब हो गया 1, ये तो 1 हो गया कैंसिल होके, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ध्यान से देखो, ये पी ऑफ ए बाई बी नहीं बन गया। तो अब ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी आता है अगर आपके पास, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए डैश बाई बी है ना, ए डैश तो 1 में से माइनस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सिमिलरली अब सोच के बताओ मुझे, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाय ए क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ बी बाय, ये हो जाएगा भाई, ठीक है क्या। तो ये क्लियर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चंस, राइट। नोट करने के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं। 3 इवेंट्स ए बी एंड सी हैव प्रोबेबिलिटीज दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक। गिवन दैट ए इंटरसेक्शन सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी भी आपको गिवन है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी, सॉल्यूशन पे आते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी, सी बाय बी का मतलब हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। क्या क्या हमें गिवन देखो जरा, बी इंटरसेक्शन सी गिवन है 1/4, 1/4 डाल दूंगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है बताओ, 1/3। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 3/4। पार्ट ए है, पार्ट बी पे आ, पार्ट बी में हमें क्या बोला गया है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसका मतलब हो गया कि ए का ना होना एंड सी का भी ना होना। ए और सी बना रहा हूं इस बार में, ये ए है और ये सी है, ठीक है जी। तो दोनों का ना होना मतलब बाहर बाहर होना, यार बात समझेगे नहीं। बाहर बाहर होने के लिए क्या बोलोगे आप, 1 माइनस यूनियन ए यूनियन सी, 1 में से ए यूनियन सी माइनस करोगे, ओके राइट। 1 माइनस ए यूनियन सी कैसे निकालते हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, राइट, यही तो आएगा ना यार, ओके। तो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, सी पता है, ए इंटरसेक्शन सी वो भी पता है, सब कुछ तो पता है, लिख लो ना यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5, सी की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो कितना बचा ये बताओ, 1 माइनस 2/5 में से ये 1/5 तो चला गया, 1/5, 1/5 प्लस में ये 1/2, तो 2/10 और 5/10, 7/10 ये हो गया, तो ये हो गया जी 3/10। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। नाउ नंबर सी, सी वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो क्या बना, इसका फॉर्मूला बनाओ, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ये बनेगा। अच्छा इसका मतलब हो गया 1 माइनस, अच्छा ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश तो हमने निकाल रखा है यहाँ पे,
है ना। तो 1 में से माइनस करने की भी जरूरत यहाँ पे तो नहीं बन रही हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस वैल्यू को उठाते हैं 3/10 को और नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस में सी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 3/10 अपॉन में 1/2, ठीक है। 3/10 अपॉन में 1/2, तो ये कितना बचा हमारे पास 3/5। तो ये हो गया हमारे पास सी पार्ट का। तो जल्दी से मुझे बताओ आप कि इसमें कोई डाउट। ये हो गया सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड टाइप, ठीक है। अभी आते हैं हम स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैसे आएंगे, ठीक है। डन, कोई डाउट इसमें? चलें भाई आगे चलें। हाँ जी आ जाओ यार। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज इन एनसीईआरटी। आ जाओ। एक डाई तो को थ्रो किया गया है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए इवेंट बोला गया है कि 5 ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकंड थ्रो, ओके। मतलब पहले पे 5 ही चाहिए उसको और दूसरे पे 6 चाहिए, ठीक है। बी इवेंट दिया हुआ है 3 और 4, या तो 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए ऑन द थर्ड थ्रो। अच्छा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया हुआ है, सही, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड बोल सकते हैं इसको हम। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वहाँ थोड़ा सिंपल है, मैंने 3 और 4 कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो मतलब इस बार यहाँ पे क्या बता दिया उसने कि भाई मेरा फर्स्ट पे 5 आया, ठीक है, 6 जो है वो सेकंड थ्रो पे आया। अब तू बता कि क्या चांसेस हैं, ठीक है, कि थर्ड थ्रो पे 3 और 4 में से कोई आया होगा, ठीक है ना। और उसने पहले से ही क्या किया हुआ है, 3 बारी टॉस किया हुआ, ठीक है, 3 बारी टॉस किया हुआ है। तो 3 बारी टॉस करने पे हमारे पास जो ए इवेंट है उसके फेवर में चलते हैं, ठीक है, ए इवेंट के फेवर में। तो ए इवेंट के फेवर में जाने का मतलब है कि जो पहला जो प्लेस होगा, पहला डिब्बा, दूसरा डब्बा और ये तीसरा, 3 डब्बे बना लो, ठीक है। ये हो गया पहले थ्रो पे जो आया, पहले थ्रो पे आया फिक्स हो गया 5, दूसरे थ्रो पे आया 6 हो गया फिक्स, ठीक है। अब जो तीसरा थ्रो है उस समय तो कुछ भी आ सकता है ना भाई, हमें तो पता ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ए इवेंट के फेवर में जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे इन दोनों पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 1 6 है, 5 और 6 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट विल बी 6। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूरा लिखना चाहता तो ये भी लिख सकता था 5 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4, ऐसे भी आप माइंड में इमेज बना लो कि भाई कौन कौन से उसके फेवरेबल आउटकम्स, राइट। अब आते हैं हम बी पे। बी इवेंट में क्या बोल रहे हैं कि पहले 2 का मुझे कुछ नहीं पता, उसने बोला कि या तो 3 या फिर 4 वो थर्ड थ्रो पे आ जाए। तो पहले वाले थ्रो पे क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, तीसरे पे क्या आएगा, या तो 3 या फिर 4, 3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने केसेज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जल्दी से बताओ, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है यार, 6 पॉसिबिलिटीज होंगी ना, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट के लिए अगेन 6, तो ये हो गया मेरे पास 72। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, 1 1 3 1 1 4 1 2 3 1 2 4, है ना, 1 3 4 5 2 3 6 2 4, ऐसे वाले। तो ये सारे के सारे हमारे बी के फेवर। अब आते हैं हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब ए हो चुका। अब ए हो चुका है मतलब नीचे तो हो गया भैया ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 6, ठीक है। अब इन वाले 6 में से हमारे इसके फेवर में कौन कौन है वो देख लीजिए। ये तो बोल रहा ना, इन वाले 6 में से कौन कौन से, 5 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4, है ना, और 5 6 5 5 6 6, यही तो है इसमें। इसमें से इसके फेवर में, तो इसके फेवर में तो तभी आएगा जब लास्ट वाले पे क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, और पहले 2 पे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो इसका मतलब कौन कौन से फेवर में आए, यानी कि इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सोचो, 5 6 3 और 5 6 4, ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे। 5 6 3 इसमें भी होगा, 5 6 3 इसमें भी होगा, 5 6 4 इसमें भी होगा, 5 6 4 इसमें भी होगा। बात समझे।
तो हमारे पास 2 फेवर में आ गए, तो हमारा आंसर आ गया 1/3 है। इज देयर एनी डाउट? बहुत ही सिंपल है यार, प्रोबेबिलिटी को लेकर ना बहुत हुआ मत मनाओ, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको थ्योरी को समझना है कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी ना तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। हाँ, समटाइम्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी टिपिकल्स की आ जाती है तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, नो डाउट, ठीक है। बट स्टेटमेंट जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए थोड़ा सा बेटर होती चली जाएगी कि हाँ भाई स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, आ जाओ जी। यहाँ पे 2 तरह की डाइस है, क्वेश्चन को जरूर रीड करें। एक ब्लैक है और एक रेड डाई है, जो कि दोनों की दोनों रोल की या नाउ। अब मेरे पास एक ब्लैक डाइस, ये ब्लैक डाइस मान लेते हैं और इसको हम रेड डाइस बोलते हैं, ठीक है। इसको ये जो मैंने येलो से बनाया ये मैंने ब्लैक डाई मान ली है, ब्लैक डाइस, और ये होगी मेरे पास रेड, ठीक है जी। फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। क्या चाहिए हमें? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? सम जो है वो 9 से बड़ा हो। गिवन दैट जो ब्लैक डाई है उसने क्या रिजल्ट शो कर दिया है? 5। मतलब इस बार भव्य जो है उसके पास तो वो थोड़ा अमीर हो गया है, वो 2 डाइस ले आया खरीद के, ठीक है, और वो दोनों डाइस को रोल कर, एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आनंद आया तो उसने ये बोला भाई बता कि क्या चांसेस हैं कि जो उन दोनों नंबर्स पे जो सम है उनका सम ग्रेटर देन 9 होगा। और उसने ये बता दिया है कि जो मैंने अभी अभी ब्लैक डाइस जो मैंने रोल की थे ना उसमें 5 आए। तो अब आनंद के माइंड में एकदम से चमकेगा, देख 5 तो आ ही चुका है एक डाइस पे और सम मुझे क्या करना है? 9 से बड़ा करना है। तो वो किसके बारे में सोचेगा? रेड डाइस के बारे में सोचेगा कि यार रेड डाइस पे क्या आना चाहिए? सम 9 से बड़ा कब मिलेगा? या तो 5 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं उसके पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब फाइनली आनंद के फेवर में, अगर मैं इसको थोड़ा ऑरली सोचूं तो आनंद के फेवर में कौन कौन से केसेस हो गए कि रेड डाइस पे 5 और ब्लैक डाइस पे 5, 5,5। अगर मैं ब्लैक डाइस को पहले रख रहा हूं तो 5,5 और साथ में 5,6, 2 ही है उसके फेवर में, ठीक है ना। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो 2 का फिक्स हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में क्या सोचेगा यार कि ब्लैक डाइस पे 5 आ चुका था, तो ब्लैक डाइस पे जब 5 आया तो रेड डाइस पे क्या आया होगा? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो टोटल हो गए उसके 6। आंसर आ गया 2/6। बट उसको लिखना कैसे पेपर में? ठीक है, देखो भैया 2 इवेंट्स बना लिया करो, ए इवेंट बी इवेंट। एक वो जो गिवन है और एक वो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो तुम्हारी मर्जी है कि ए किसको नाम देना चाहते हो, बी किसको नाम दे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट पी ऑफ ए बाय बी या पी ऑफ बी बाय ए वो आपको बनाना है, ठीक है। तो एक ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? ऑब्टेनिंग अ सम, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ब्लैक डाइस पे 5 आया है ना, ब्लैक डाइस रिजल्ट्स इन ए नंबर 5, इन नंबर 5, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तो फॉर्मूला कहता है कि भैया दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रखो और नीचे क्या रखना है आपको? बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रखना है। अच्छा, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? अब इसके फेवर में आ जाओ, चलो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं ए कोमा बी लिखूंगा तो जो ए वाला नंबर है वो किसका है? ब्लैक का है, ब्लैक डाइस का, और जो बी वाला नंबर है वो किसका है? रेड डाइस का। ये बात आप पेपर में साइड में कहीं भी मेंशन कर दो, ठीक है जी। तो अब सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। देखो अब इसके बारे में मत सोचना कि रेड डाइस पे क्या आया, ब्लैक डाइस पे क्या आया, बस हमें क्या सोचना अभी फिलहाल? सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया सम 10। सम 10 कहां पर आएगा? 4,6 पे आएगा, 6,4 पे आएगा और 5,5 पे आएगा। सम 10, सम 11 5,6 6,5, सम 12 के लिए 6,6। ये ए के फेवर में सम ग्रेटर देन 9। अभी मैं बी के फेवर में आता हूं। बी में है मेरे पास ब्लैक डाइस पे 5 होना चाहिए बस। रेड डाइस पे क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ब्लैक डाइस पे 5, तो 5,1 5,2 टिल कहां तक जाएंगे बताओ? 5,6। अब आती है बात इंटरसेक्शन की। तो देखो अब जल्दी से इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5,5 इसमें होगा, 5,6 भी है इसमें, बस और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे वो हैं जब 5 से स्टार्टिंग हो रही है। तो 5 से स्टार्टिंग वाले एक ये हैं और एक ये।
तो 5,5 एंड 5,6 ये दो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गए हैं, राइट। तो बस ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो ये 1/3। मतलब आपने क्या करना है, ए वाला सेट बना के दिखा दिया, बी वाला सेट बना के दिखा दिया, उनका इंटरसेक्शन दिखा दिया, इंटरसेक्शन अपॉन में टोटल दिखा दिया, डन। अगर मैं ए वाला नहीं भी दिखाता, मान लो 1 मिनट के लिए, सिर्फ बी वाला आप दिखा दो और साथ में इंटरसेक्शन डायरेक्टली लिख लो सोच के, तो भी चलेगा, ठीक है। अभी तो मैं वो वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें कि जहां पे आप सेट बना पा रहे हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे वहां पे सेट नहीं बना पाओगे, आप डायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा होगा, इतने उसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। बात क्लियर है क्या? बट सोचना कैसे है वो तुम्हें समझ में आया है डेफिनेटली, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, सम फिक्स है 8। रेड डाइस पे क्या आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए। लेस देन 4 में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 कहाँ, हाँ 1 2 3, ठीक है, डाइस की बात है ना, तो ये में इवन नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 तीन फेवर में है, कौन से, रेड डाई के फेवर में, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर इस पे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सम ग्रेटर देन ए बना, ए नहीं, इसको एक काम करो यार, क्योंकि ए हमने पहले वाले पार्ट में यूज कर लिया ना, तो इसको आप ई और एफ ऐसा कुछ नाम दे दो, राइट। तो मैंने यहाँ पे ई नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। ई हो गया सम 8 और यहाँ पे क्या था हमारा, रेड डाइस पे नंबर लेस देन, ठीक है। तो सम 8 के फेवर में कौन कौन होंगे, सम 8 यानी कि 2 से स्टार्ट करें, 2,6 और क्या होगा सोचो, 3 5 4 4 और बोलो ही 5 3 और 6 2, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। रेड डाइस पे 4 से छोटा नंबर, तो अगर मैं रेड डाइस बाद वाला नंबर था ना मेरा, इस पे 1 कर देता हूं, और क्या कर सकता हूं इस पे मैं 2, और इस पे और क्या कर सकता हूं 3। पहले वाले पे क्या आएगा 1, देन फिर बोलो बोलो 2 1 3 1 4 1 टिल 6 1, ठीक है, 1 2 2 2 टिल 6 2, देन इसमें 1 3 2 3 टिल 6 3, ये सब आएंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन निकालो, चलो दोनों में कॉमन कौन कौन होंगे बताओ। सम 8 के फेवर में सम 8 भी चाहिए और रेड डाइस पे 4 से छोटा चाहिए, मतलब जो बाद वाला नंबर है वो 4 से छोटा हो, पहली बात तो ये वाला तो कॉमन हो ही नहीं सकता, बाद वाला नंबर 4 से छोटा नहीं है, बस ये वाले दोनों कॉमन होंगे। दोनों कॉमन है क्या नहीं बताओ जल्दी से, 5,3 है, 6,2 भी है। अभी क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो बोलो, सम ग्रेटर देन ए, सम 8 और गिवन दैट ई बाय एफ में इंटरसेक्शन हो गया 2 और नीचे कितना हो गया एफ। एफ में कितने आ गए इस बार बताओ काउंट करके, ये एफ में कितने एलिमेंट्स हो गए, ये 18 हो गए, 6 3 18 है ना, तो ये हो गया मेरे पास 1/9, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज QAD, डन है, यस, कोई डाउट इसमें, कैसे डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट CBSE में एटलीस्ट है ना थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाओ, है ना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा डायरेक्टली सोचा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ऑलरेडी सोचने के लिए बताया था, वो काम आप कर सकते हो MCQ के अंदर कर सकते हो, है ना, या फिर कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो आप, क्या CUET दे रहे हो या JEE दे रहे हो या कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो जहाँ पे MCQ है, वहाँ पे आप डायरेक्टली करो। बट CBSE के अंदर जहाँ पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे इवेंट्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इवेंट्स की फॉर्म में E/F निकाल रहे हो, F/E निकाल रहे हो, A/B निकाल रहे हो, वो सब मेंशन करना बहुत जरूरी है ना। इट इज नॉट लाइक कि भैया आपने सोचा आंसर कर दिया टिक कर दिया, वो तो टिक करना है ना फिर वहां पे, तो दैट इज ऑप्शनल होना चाहिए वहां पे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप कुछ भी करो, कोई टेंशन ही नहीं है, बट आप जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान देना। चलिए, तो अब हम आते हैं थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने की है ना, बस उसी को इधर उधर करना है चीजों। कैसे,
कैसे करना है समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? हमने बनाया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला छोड़ दो, सीधा प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। ठीक है, तो क्या फैन क्यूईडी मतलब क्वेश्चन इजीली डन है। चलो ये क्यूईडी के बारे में सोच लीजिए जब से आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, साथ के साथ मैं एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए भी लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई हमने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, राइट। ठीक है, आ जाओ जी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है सोचो जरा। इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए क्या, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं इस वाले में करता हूं तो ये उधर जा रहा है, तो ये उधर जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये आ रहा सेकेंड वाले, ठीक है, ये फर्स्ट वाले से आ रहा है और ये सेकेंड वाले से। ठीक है, दोनों में ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड को आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टेटमेंट में? अगर मैं सोचूं तो क्या मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का? क्या मतलब है? ए का होना एंड बी का होना, और एंड जब आता है तो उसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होना। ठीक है, तो ए एंड बी दो इवेंट्स का एट ए टाइम होना, साइमल्टेनियसली होना, और उसके प्रोबेबिलिटी। तो दो इवेंट्स के एट ए टाइम होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। दैट इज इक्वल्स, अब इक्वल्स टू में देखो, दैट इज इक्वल्स टू, उनमें से ए और बी में से किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लिख लो, किसी भी एक की। ठीक है, अगर मैंने ए की प्रोबेबिलिटी लिखी तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की कंडीशनल जब ए हो चुका। या फिर क्या है मेरे पास, अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी लिखता हूं तो मल्टीप्लाई बाय ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका। तो किन्हीं भी दो इवेंट्स के साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू उनमें से किसी भी एक के होने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय दूसरे के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पहले वाला हो चुका। दिस इज थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही बताती है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टू और मोर इवेंट्स ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू द condition is equals to the multiplication of probability of one event with conditional probability of other। एक की होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की कंडीशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की एट टाइम होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है वो समझो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जैसे मान लो मेरे पास एक बैग है और उसके अंदर सपोज करो मैंने कहा कि यार 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक। अब मुझे क्या करना है, 2 बॉल्स निकालना, 1 बाय 1 2 बॉल्स निकालनी है, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। कैसे निकालने हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, मतलब पहली बॉल निकाली, उसको हमने वापस नहीं किया, फिर दूसरी बॉल निकाल ली। अब बोलते हैं कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो 2 बॉल्स निकाली है मैंने वो दोनों की दोनों रेड बॉल्स। कैसी बॉल हो वो दोनों की दोनों रेड बॉल्स। तो दोनों रेड बॉल्स का मतलब है कि भैया जो पहली वाली बॉल निकाली है वो रेड चाहिए हमें,
ठीक है, और जो दूसरी बॉल निकाली वो भी मुझे रेड से। देखो जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, उस बात के फेवर में चलेगा। शुरुआत से यही करते आ रहे हैं। कैसे कैसे करते आ रहे हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको कि यार मैंने एक डाइस पर रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप क्या करते हो, इवन नंबर के फेवर में जाते हो कि यार 2 4 6 है, फेवरेट आउटकम्स देखते हो 3 है, टोटल देखते हो 6 है, 3/6। तो अभी भी तो मुझे वही करना है ना। मुझे क्या चाहिए, दोनों की दोनों रेड बॉल चाहिए। तो मुझे ये मानना है कि भाई पहले में भी रेड बॉल निकालनी है एंड दूसरे में भी रेड बॉल निकालनी। बात समझ में आ गई। अब पहले में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले में जब रेड बॉल निकाल रहा हूं मैं तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 5 10 है ना, 5 रेड 5 ब्लैक, ठीक। अब जो मेरा फेवर है वो है रेड बॉल्स का, तो 5 रेड बॉल्स मेरे फेवर में है, टोटल 10 है। तो फर्स्ट टाइम में रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। आर मतलब पहले में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट विल बी 5/10, राइट। एंड अब मुझे चाहिए दूसरे में भी रेड बॉल, तो R2 लिख देता हूं मैं उसके लिए इवेंट। R1 हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, R2 हो गया गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, ठीक है। तो बताओ सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9। क्या आप ये सोच रहे हो पहले 4/9 बोलने से पहले कि सर उसमें मैंने ये कंसीडर कर लिया कि पहले में रेड बॉल जा चुकी है, पहले में रेड बॉल जा चुकी है और दूसरे में रेड बॉल आनी है, उस बात की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। तो ये तो वही कहानी होगी कि यार भव्य ने पहले बोल दिया कि भाई देख मैं 2 बॉल निकाल रहा था, पहली बॉल रेड बॉल निकल चुकी है, अब बता दूसरे में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 लिखें या R2/R1 लिखें, उसको R2/R1 लिखना चाहिए ना, सिर्फ R2 का तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R2/R1 कि पहले में रेड बॉल जाने के बाद दूसरे में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो रेड बॉल हमने रिप्लेस भी नहीं किया यहाँ पे। बात समझे क्या, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2/R1 क्या हो गया, 4/9। बट मुझे चाहिए था दोनों, मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और ऐसा हमें कौन बताता है, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि आपको चाहिए R1 एंड R2 दोनों चाहिए, कि पहले में भी रेड बॉल चाहिए एंड दूसरे में भी रेड बॉल चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, बाय थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन P ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ R2 जब R1 हो चुका है, ये तो बोलोगे ना। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। कितना आ गया यहाँ पे देखो जरा, 2 2 जा होता है और 2 5 जा होता है, राइट ना। कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा, बता दो 10, अरे 5 5 तो कैंसिल ही हो गए ये दोनों, ठीक है। तो 2/9 बचा फाइन, तो 2/9 इज द आंसर। बात क्लियर है क्या। अब बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स हैं और 15 ब्लैक बॉल्स हैं इसमें। 2 balls are drawn in succession without replacement, okay. Find the probability first ball is white and the second is black। तो यहाँ पे आप कौन से इवेंट बनाओगे, W1 बना दो यहाँ पे व्हाइट बॉल के लिए और सेकंड बॉल के लिए B21। तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बता दो मुझे कि यार इंटरसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती प्रोबेबिलिटी के केस में। मतलब अगर आप A इंटरसेक्शन B लिखना चाह रहे हो ना, तो आप सिंपली क्या लिख लो, AB चलेगा। मैंने इंटरसेक्शन साइन नहीं लगाया ना यहाँ पे, तो मीनिंग सेम है, इंटरसेक्शन लिखो ना लिखो वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। तो ना अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 × में B2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 लिखेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन W1 हैज ऑलरेडी occurred। इनकी पहले में व्हाइट बॉल आ चुकी है जब, तो पहले में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो जल्दी से, 10/25। दूसरे में हमें चाहिए ब्लैक बॉल जब पहले में व्हाइट बॉल आ चुकी है, तो क्या आएगा बताओ, 15/20। बहुत बढ़िया है। तो 5 से ये कैंसिल हो रहा था, ठीक है, 5 5 जा, ओके। और कुछ कैंसिल भाई, 5 से तो पहले इसे ही कैंसिल कर दिया और 3 से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, राइट। तो 1/4 इज दिया। बहुत बढ़िया यार, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट।
जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आता है ना, विदाउट, तो मतलब समझ जाओ यार कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है। देखो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं ना अपन लोग, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज तो है। अच्छा, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं पता है ना, 26 होते हैं जी, बहुत बढ़िया। तो दोनों के दोनों ही ब्लैक कार्ड्स हैं। तो कैसे करेंगे अपन लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2, B1 क्या होगा यहाँ पे, B1 हो गया गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, और B2 हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इन सेकेंड, ठीक है। तो ये आप लिख लो, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड in first draw and similarly for the second. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू में क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बाय B1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बता दो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 26 बाय 52, बहुत बढ़िया, देन 25 बाय 51, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 25/102, ठीक है जी। चलिए आते हैं, अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। चलिए जी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखो, अभी तक क्या हो रहा था सीन कि हम जो इवेंट्स की बात कर रहे थे दे आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस सेंस में थे कि भैया पहले में, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया कि पहले में ब्लैक बॉल के आने से, या ब्लैक कार्ड था ना हमारा, पहले में ब्लैक कार्ड के आने से जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी हमारी सिंपल 26/52। ऐसा क्या ही हो गया कि दूसरी बार जब हम ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/51 रह गई। आर यू गेटिंग? अगर मैं ये कह रहा हूं कि पहले में जब मैं कार्ड निकाल रहा हूं और ब्लैक कार्ड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोल रहे हो 1/2 क्योंकि 26/52। बट ब्लैक कार्ड फिर से मैं निकाल रहा हूं सेकेंड ड्रॉ में विद द कंडीशन कि भी पहले में ब्लैक कार्ड जा चुका है, तो हम बोल रहे हैं कि ब्लैक कार्ड के आने की ही प्रोबेबिलिटी 25/51। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ड्रॉ की आने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पहले में ब्लैक कार्ड आने से इफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर असर आ रहा है। बट अगर सोच के देखो एक मिनट के लिए, मैं ये बोल देता अगर यहाँ पे कि पहला कार्ड निकाला उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, और जो पहला कार्ड निकाला था ना उसको देखा, खेले कूदे, उसके साथ जो भी करना था उसको वापस रख दिया, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, तो फिर दोबारा से 52 हो जाते हैं, दोबारा से 26 ब्लैक कार्ड हो जाते हैं। तो फिर पहले कार्ड में हमने जब खेल लिया था, सारा कुछ कर लिया था, उसके बाद जब हम सेकंड कार्ड निकाल रहे होते तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती, 26/52 ही आती। इसका मतलब पहले ड्रॉ होने से, पहले ड्रॉ का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में हम बोलते हैं कि जो इवेंट्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से भी अधिक जितने मर्जी इवेंट्स हो, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ वन इवेंट। किसी एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी असर ना पड़े, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। कुछ लोग इंडिपेंडेंट का मतलब ना ये समझते हैं, मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट को लेके कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऐसे होंगे। भाई कतई भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे ऐसे इवेंट्स। ये बिल्कुल गलत डायग्राम, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डायग्राम नहीं है। ये किसका डायग्राम है, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। किसका डायग्राम है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वो बोलते हैं कि भाई देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे हम, बट साथ में भाईचारा है, खुल के जिएंगे, है ना, चिल रहेंगे, एकदम से खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे साथ में, ठीक है। बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि तू पढ़ रहा है तो मैं पढ़ूंगा, तेरे ऊपर डिपेंड हो भाई,
है ना। ऐसा वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, तू पढ़े या ना पढ़े मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने जितना पढ़ना है मैं पढ़ूंगा अपने हिसाब से। बात समझ में आ रही है ना। दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में कुछ ऐसा होता है, तो बहुत कुछ कॉमन होता है, जब साथ में हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन है ना हमारे बीच में भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये कॉमन वाला जो केस है वो यहाँ पे रहता है, ठीक। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। टू इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, happening or not happening of one event does not affect the probability of happening or not happening of other event or events। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैथमेटिकली समझते हैं, वो है मजेदार, ठीक है। तो मैंने बोल दिया अब कि यार ए और बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का जो डायग्राम है वो बहुत ही नॉर्मल सा है ना, जैसे हम इन जनरल बनाते हैं डायग्राम वैसा ही इंडिपेंडेंट के लिए डायग्राम बनेगा, डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है, जो हम नॉर्मली बनाते हैं। अब मैंने बोल दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अब जल्दी से मुझे बताना, सोचना 1 मिनट, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की वैल्यू क्या होगी, सोचते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी यानी कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी ए की व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो पी ऑफ ए बाय बी कितना होगा वो मुझे सोचना है, ठीक है। क्या होगा देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे ए की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब बी इवेंट हो चुका है, जब बी इवेंट हो चुका है। अब वो क्या बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट होने पे कि बी के होने से ए के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि ए और बी तो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये तो कहती है कि किसी एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे के प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम वैल्यू निकाल रहे हैं ए की प्रोबेबिलिटी, कब, जब बी इवेंट हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे तो बी के हो जाने से ए की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ रहा था, बट यहाँ पे तो पड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रह गया ना। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। ए ओनली से मतलब ए, बात समझे यहाँ पे। ए ओनली अलग चीज हो जाती है वैसे प्रोबेबिलिटी के केस में ना, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात समझे नहीं। ए बाय बी का मतलब हो गया कि बी के हो जाने से एक, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब क्योंकि बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कहती है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल रह गया। सिमिलरली बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड सो देयरफॉर बहुत ही कमाल का रिजल्ट आने वाला है हमारे पास। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए अभी अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था कि किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखो और दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये बनाया था, है ना। दिस इज व्हाट, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन बनाया था, राइट। अब इसी में मैंने कहा कि यार ए और बी जैसे ही इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ऑफ बी बाई ए क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यू पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी, तो ये बन गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली मैं अब ये कह देता हूँ कि यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारा जो रिजल्ट है वो ये है। हाँ, इसको यहीं तक ले जाओ बस। ओ यार बस ये है, ये रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू में पी, ये रिजल्ट। जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। दोबारा बोल रहा हूं, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के, राइट। ये बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इनके क्वेश्चन।
आ जाओ, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो जरा। A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it are this respectively. If all the 3 try to solve, तीनों के तीनों लगे पड़े हैं भाई सॉल्व करने में साथ के साथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ, then find the probability that exactly one of them can solve it. क्या चांसेज हैं कि उनमें से कोई एक ही उसे सॉल्व कर पाएगा, एग्जैक्टली वन, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि दे आर सॉल्विंग इट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब कोई चीटिंग वाला केस नहीं है। चीटिंग वाला केस अगर कुछ भी होता है तो वो वहाँ पे मेंशन करते हैं उन क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि भैया वो तीनों के तीनों उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम बोल रहे हैं कि यार वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं और वो पूछ रहा है कि क्या चांसेस हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन सॉल्व। अगर ए करेगा, अगर ए सॉल्व करेगा तो बी और सी नहीं करने चाहिए, इसका मतलब। तो बी और सी पे क्या लगा दो? नोट का साइन लगा दो बाहर, ठीक है। या फिर क्या होगा? या फिर मतलब जब देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी में या वाला फील आ जाए ना तुम्हें, तो क्या लगा दो वहां पे? प्लस लगा। एंड वाला फील आ जाए, एंड वाला, है ना, इंग्लिश वाला है, तो क्या लगा दो वहां पे? मल्टीप्लाई। हिंदी वाला या आ जाए या इंग्लिश वाला क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लगा दो वहां पे? प्लस, ठीक है। देखो, ए का होना एंड बी का ना होना एंड सी का ना होना एट द सेम, तो ये हो गया एग्जैक्टली वन है। या फिर क्या होगा? बी का होना तो ए और सी का एट द सेम टाइम ना हो। या फिर क्या होगा? ए एंड बी का ना होना बट साथ में सी का होना, ठीक है। अब क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन ही तो है ना बीच में, कुछ साइन नहीं है मतलब इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? उनके मल्टीप्लाई के इक्वल, सिंपल, उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। और ये ए और बी के लिए जब ट्रू था ना, तो ए और बी नॉट के लिए भी ट्रू है, ए और सी नॉट के लिए भी ट्रू है, मतलब दोनों में नॉट आ जाता तो भी ट्रू है। किसी एक में यस आया, किसी दूसरे में नॉट आया, तो उनके लिए भी ये वाली बात ट्रू रहेगी अगर इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है जी। तो सिंपल इसको आगे लिखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में बी डैश इंटू में सी डैश बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, सिमिलरली हेयर ऑल्सो। अरे बीच वाले में मैंने प्रोबेबिलिटी तो लिखाएंगे अलग अलग करके, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। चलो जी, वैल्यू डालते जाओ फटाफट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, बी का ना होना जल्दी से देखो 2/7 है तो 5/7 हो गया वहां पे, सी का ना होना हो गया हमारा 5/8, प्लस ए का ना होना बोलो जल्दी से 2/3 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 5/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 2/7 है ना, और ये है ए का ना होना 2/3 कर दिया मैंने। सी का ना होना हो गया 5/8, ए का ना होना हो गया 2/3, बी का ना होना हो गया 5/7 और सी का होना हो गया 3/8। अब यहाँ पे ना कैंसिल करने मत बैठ जाना यार, समझो। इन तीनों का सिंपल क्या करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 इंटू में ये 8 कितना हो गया? 168 हो गया। अब ऊपर ऊपर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस ये कितना हुआ जी तुम्हारा 20 प्लस ये कितना हुआ 30, कितना आ गया फाइनली 50 75 अपॉन में 168। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो देख लो यार, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 25 3 56, तो ये हो गया हमारा 25/56 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया ये? बहुत बढ़िया, आ जाओ। मजेदार क्वेश्चन है भाई, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात अभी मैंने वैसे यूज की अभी पीछे भी, मैं फिर से बता दूं कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है ये, तो उनमें से किसी एक का होना और दूसरे का ना होना, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये इंडिपेंडेंट है तो। सिमिलरली ए का ना होना बी का होना वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के
मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाते हैं। बस इतना ही याद रखना तुम्हें इंडिपेंडेंट के केस में। और ए डैश और बी डैश वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, प्रोवाइडेड ये कब है सब, जब ए और बी इंडिपेंडेंट के, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा, ए और बी इंडिपेंडेंट है, उनके कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकाल, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं, पहली वाली इक्वेशन पे आ जाए, पी ऑफ ए डैश इंटू में पी ऑफ बी, बोलो यस और नो, कितना 2/15, पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी डैश, दूसरी इक्वेशन क्या आ रहा है वहां से, बोलो 1/6। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या है यार, नंबर इसी तो है, एक्स और वाई मान लें उनको आसान करने के लिए चीजों को। ओके, तो पी ऑफ ए डैश क्या बन गया, पी ऑफ ए को आपने एक्स माना, पी ऑफ ए को आपने बोला कि भाई एक्स ले लेते हैं, पी ऑफ बी को आपने बोला कि वाई ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया 1 - x हो गया है, तो यस और नो। इनटू में ये क्या है y 2/15। अभी इक्वेशन थोड़ी अच्छी लग रही होंगे, पी ऑफ ए क्या है x, पी ऑफ बी नॉट 1 - y हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। चलो x और y की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं यार, क्या करें बताओ, y की वैल्यू निकालना पहली इक्वेशन से, 2/15 और नीचे आ गया 1 - का x, इस वाले को उठा के इसमें डाल, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बनाओ, x मल्टीप्लाइड में 1 - y की वैल्यू 2/15 इंटू 1 - में x इज इक्वल्स टू कितना है 1/6। कर लें जरा सॉल्व इसको हम, x मल्टीप्लाइड है 15 माइनस का ये 15x, एलसीएम लेके इधर आ गया, अपॉन माइनस में ये 2, ये माइनस का 2 ही था ना, माइनस का 2 अपॉन में 15 इंटू में 1 - का x इज इक्वल टू 1/6। ये कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 5 जा 3 2 जा, ओके है क्या। चलो भाई आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 5 माइनस का 5x उधर चला गया, ये जो एलसीएम था 5 माइनस में 5, 2 को इधर भेजो तो 2x मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 13 माइनस का 15x, यहां तक डन है, करोगे 2x से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 26x माइनस पे कितना हुआ ये 30x स्क्वायर, प्लस का ये 5x इधर आया, माइनस का 5 आया, इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास फाइनली हो गया ये 30x स्क्वायर, 26 प्लस का ये 5 31, जो कि उधर भेज रहा हूं मैं टर्म्स को, तो माइनस का 31x हो गया, और ये प्लस का 5, 35 जब बोल लो जरा कितना होता है, 35 जा 150 और बीच में लाना है मुझे 31, तो 25 6 जा 150 होता है भाई, तो 25 माइनस का और माइनस का ये 6x प्लस का ये 5, तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ गया है 5x, अंदर बचा 6x माइनस का 5 माइनस का 1 6x माइनस का 5, तो x की जो वैल्यूज आ गई है वो आ गई है 1/5 और 5/6। 1/5 भी एक वैलिड वैल्यू है और 5/6 भी एक वैलिड वैल्यू, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और x की जो वैल्यू x क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में होती है, तो दोनों के दोनों ही वैलिड वैल्यूज हैं, ठीक है। अब x आ गया तो यार y तो हम निकाल सकते हैं, बोलो यस और नो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो यार, इस वाली इक्वेशन में डाल दो सीधे सीधे। तो जब मेरा x 1/5 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a अगर मेरा 1/5 है, तो y की वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग, देखो 1 माइनस में 1/5 हो जाएगा 4/5, 5 से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, तो 1/6 में जब x मेरा कितना है 5/6, तो y कितना आएगा वो आप मुझे बता देना आराम से, ठीक है जी, वो निकाल लेंगे। तो ये PA PB PA PB यही हमसे पूछा गया था, डन। चलो आगे, अच्छा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन, कौन सी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज GP, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिव, A और B जो है दो पर्सन है, एक डाइस है उनके पास, वो एक डाइस नहीं है, पेयर ऑफ डाइस है, मतलब A के पास भी जोड़ा है डाइस का
और बी के पास भी जोड़ा है, ठीक है, इस तरह से। वो ऑल्टरनेट थ्रो कर, ए ने थ्रो किया, कुछ आया नंबर्स, उनका सम देख लिया जो भी है, फिर बी ने थ्रो किया, उनका भी नंबर्स का सम कुछ आया, वो देख लिया, ऐसे चलता रहा। अब क्या कर रहा है कि ए जीतता है कब, अगर उसका टोटल 6 आ जाता है, और बी कब जीतती है, जब उसका टोटल 7 आ जाता है, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए ने गेम को स्टार्ट किया तो क्या चांसेस है, बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए इन थर्ड थ्रो। ओहो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ भाई क्वेश्चन को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए, इसको हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए, तो ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का बने, ठीक है। और वो वाला क्वेश्चन भी, वो वाला पार्ट भी कर लेंगे जब हम थर्ड थ्रो की बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करें, ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मुझे जिताना है ना। देखो जब भी हमें जिस बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, हमें उसके फेवर की बात करें। ये बात मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें अभी कि भैया इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इवन नंबर के फेवर में जाना, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए कि ए को जिताना। अब ए के जिताने का मतलब क्या, सारी पॉसिबिलिटीज का, ए के फेवर की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सभी पॉसिबिलिटीज का जो प्रोबेबिलिटीज आएंगे उन सब का सम करना है मुझे, ठीक है। तो अब ए के जीतने का मतलब है कि पहले ही गेम में, मतलब फर्स्ट थ्रो में ही ए का क्या आ जाए, नंबर्स का टोटल 6 आ जाए, ए जीत जाएगा, गेम वहीं पर खत्म हो जाएगी, सब कुछ साफ। बट ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ए ने थ्रो किया, 2 नंबर्स का सम 6 नहीं आया, फिर बी की बारी आई, बी ने भी थ्रो किया, उसका भी 7 नहीं आया, क्योंकि उसके 7 आने पे जीतती है वो, ठीक है। उसका 7 नहीं आया टोटल का, फिर दोबारा से ए की टर्न आई फिर से, और ए का 6 आ टोटल 6, 2 4 आ गया, 1 5 आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ए जीत जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि ए का ना आए, बी का ना आए, फिर ए का ना आए, फिर बी का ना आए, फिर ए का आ जाए, या फिर कॉन्टिन्यूस यहां तक ना आए, फिर बी का ना आए, फिर ए का आ जाए, एंड सो ऑन। मुझे ये नहीं पता कि भैया ए का टोटल 6 कब आएगा, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इस गेम को कॉन्टिन्यूस चलाते रहो इनफिनिट। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पहले 2 इवेंट्स बना लेते हैं, बहुत सिंपल वाले, ई और एफ। यहाँ पे मैंने 2 इवेंट्स बनाए कि गेटिंग अ टोटल 6 बाय ए, मतलब ए के द्वारा टोटल 6 आ जाए, गेटिंग अ टोटल 7 बाय बी। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोचो, 6 आने का मतलब क्या है, टोटल 6 के लिए कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, 1 5 2 4 होता है, 3 3 होता है, और 4 2 इसका रिवर्स, और 5 1 इसका, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 5/36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 के फेवर में आप देखेंगे 6 केसेस बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से केसेस बनेंगे, लिखना चाहो लिख लो आप, 1 6 2 5 3 4, और फिर इनके रिवर्स 4 3 5 2 और 6, ठीक है जी, इनके रिवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/36, और यू कैन राइट इट एज 1/6। ओके है क्या, ओके है क्या, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस की प्रोबेबिलिटी। ए विंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ई का होना ही तो ए की जीत है, राइट। ई का होना मतलब गेटिंग ए टोटल 6 बाय द पर्सन ए, तो ई हुआ मतलब ए जीत गया, गेम ऑफ। या फिर में क्या आएगा बोलो, ई का ना होना, एफ का ना होना, ई का हो जाना। अब बीच में ये मत बोलना कि सर एफ भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट मुझे फिलहाल ए को जिताना है। ए को जिताने के लिए मुझे बी को हराना पड़ेगा ना हर बारी, तो बी हारा, ए की बारी आई, ए जीत गया। या फिर ई का ना होना, एफ का ना होना, ई का ना होना, एफ का ना होना, ई का होना, चलते रहेंगे टिल, ठीक। अब ई की प्रोबेबिलिटी बता दो जी, 5/36।
ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस करो, 31/36, और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ई का ना होना, एफ का ना होना, और साथ में बाहर आ गया ई का होना 5/7। अगेन अब देखो, ध्यान दो इधर, ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे एक पेयर बना रहा है ये वाला पैटर्न, यहाँ पे यही पैटर्न 2 बार बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 31/36 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 का होल स्क्वायर, सेम पैटर्न है, और इनटू में 5/36 एज इट इज, और सिमिलरली ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ठीक है, क्या ये एक इनफाइनाइट जीपी है? इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म 5/36, इसमें आर क्या है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो ये है ना, पूरा पूरा ये कॉमन रेशो है ए। देखो ये हो गया ए, ये हो गया ए, इनटू में ये आर, ये हो गया ए, इनटू में ये आर स्क्वायर, एंड सो। तो हमारे पास आर की वैल्यू हो गई है 31/36 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। ये आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो ए इज 5/36 अपॉन में 1 माइनस में आर कितना है हमारा 155, ये हो गया 31 इंटू 5, और ये हो गया 216 माइनस 155 कितना हुआ यहाँ पे 61/216, ऊपर है 5/36, 36 इसको कैंसिल किया, 6 ऊपर चला गया हमारा, तो ऊपर आ गया 30 नीचे आ गया 60। तो 30/61 इज द फाइनल आंसर फॉर विनिंग ए। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी के जीतने की 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, अगर वो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछता है साथ में, तो 1 में से इसको माइनस कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो फिर क्या करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, बी विंस, ई का ना होना, ई मतलब यहाँ पे आएगा फिर ई का ना होना, एफ का होना, यहां से स्टार्टिंग होगी फिर इसकी। ये नहीं कि स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देना, नहीं, क्योंकि गेम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए, तो पहले ए को हराना है फिर बी को जिता, तो समय ये हो। अगर आप डायरेक्टली बी के लिए करते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ए के जीतने की निकाल दो, 1 में से माइनस कर दो। बात समझ में आ गई है, तो ये करेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन मान लो कि सिर्फ यही होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए इन थर्ड थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, ध्यान देना इस बात पे, विनिंग द गेम बाय ए इन थर्ड थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, तो मतलब पेयर ऑफ डाइस तो बी भी उछाल रही है, तो थर्ड थ्रो गेम का थर्ड थ्रो बोल रहा है वो ये नहीं बोल रहा कि थर्ड टाइम ए थ्रो करे, गेम का जो थर्ड थ्रो है, सही है। तो गेम के थर्ड थ्रो में जीतने के चांसेस क्या है, तो ए का ना जीतना, मतलब ए का हारना पहले, फिर बी का हारना, फिर ए का जीत जाना, बस। तो उस केस में क्या करते हैं हम, 5/36 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हो गया ए का, ये तो ए का जीतना हो गया, हटाओ, ए का हारना करना ना, मतलब 31/36, ए नहीं जीता, एंड बी का भी ना जीतना, 5/6 हो जाता फिर वो, और फिर ए का जीतना, यानी कि 5/5, बस इतना ही आता, ये आंसर हो जाता। उस केस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता, बस ए का हारना, बी का हारना, ए का जीत जाना, काम करता। ठीक है, और जब भी आप मैचेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये मैच ही तो हो रहा है ना एक तरह से, ठीक है, कि ए खेल रहा है फिर बी खेल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा जो मैचेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही हम डायरेक्टली इनको लिख पा रहे हैं, ना, कोई अपॉन वाला सीन नहीं बन रहा ना, कंडीशन नहीं बन रही है कि भैया वो उसका अगर 6 नहीं आ रहा है तो मेरा 6 आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है ना, या मेरा भी 7 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंटली गिवन है। ओके है क्या, बात समझ में आ रही है, बढ़िया।